जेई मेंस रिवीजन में आज हम पिछले साल का जो अप्रैल सेशन का लास्ट पेपर था, मतलब 15 अप्रैल 2023 को जो अप्रैल सेशन का लास्ट पेपर हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बिना कुछ बकवास किए हुए, बिना कुछ ज्ञान दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो वन बाय वन एकदम वन शॉट में क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, बैक टू बैक, बीच में कुछ बकवास नहीं, कुछ बकैती नहीं। टाइम अभी आपके पास भी नहीं है फालतू का इधर उधर कुछ करने का। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वन बाय वन फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब बैक टू बैक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो कारवा शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब 31st पार्ट 2 होता है फिजिक्स, तो उसका मतलब 31st क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरी विथ डिस्टेंस एज क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो पोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब अलोंग द एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, उसका डायरेक्ट तो हमें एक्सप्रेशन ही याद होता है। मतलब लेट से पी यहाँ पे है तो कुछ डिस्टेंस आर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या 2 kp/r³ के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पे वैसे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी हमें चाहिए कि कैसा प्रोपोर्शनल होता है, तो वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। तो आर पे उसका डिपेंडेंस क्या होता है 1/r³। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसमें मतलब सिर्फ हमें प्रोपोर्शनैलिटी ही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि इन द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कुछ बातें दे रखा है और बोल रहा है कि कौन सा इसमें करेक्ट या कौन सा करेक्ट होगा वो हमें चूज करना है। ठीक है, तो जो बातें हैं वो ज़रा देखते हैं। पहली बात जो बोल रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है। जो एसएचएम में फोर्स होता है एफ इजकल टू क्या होता है -kx के बराबर होता है। ठीक, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जहाँ एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक, तो फर्स्ट बात जो बोल रखा है वो करेक्ट है। अगली बात है जो बोली जा रही है कि द एक्सेलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, वो भी सत्य है, क्योंकि जो फोर्स होता है वही दिख रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे निगेटिव साइन से जुड़ा है। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो फोर्स इधर लगता है, तो फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलेरेशन भी उधर ही लगे होगा जिधर फोर्स लग रहा है। एक्सेलेरेशन फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, नेट फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अगला जो बात बोल रहा है कि द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, ये भी सत्य है। जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वही हमको पता होता है, या फिर ये भी पता होता है कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, इधर एक्सट्रीम पे जीरो होता है। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप एसएचएम इन्हीं सब बातों से पढ़ना शुरू ही करते हो। और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो भी अपने को याद ही होना चाहिए, क्या ओमेगा इक्वल टू ओमेगा√a² - x²। मैक्सिमम कब होगा जब एक्स की वैल्यू जीरो होगा, तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। तो सी ऑप्शन जो बोल रहा है वो भी करेक्ट है। अगला जो बात बोल रहा है कि द एक्सेलेरेशन इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट्स, नॉट। एक्सेलेरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्योंकि फोर्स क्या है फोर्स इजकल टू kx, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब, यानी कि जब एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा वो अपने, मतलब ये मीन पोजीशन है x=0, x=a, x=-a। तो जो फोर्स होगा वो कहाँ यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा, तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलेरेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, ना कि मिनिमम। तो ये बातें जो गलत है, तो सही क्या हो जाएगा ABC ओनली, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है इसमें। तो ए जो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m गो राउंड अ सर्किल ऑफ रेडियस a अंडर देयर एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विल बी, क्या होगा। ठीक है, तो सवाल क्या दे रखा है कि दो पार्टिकल है और दोनों का मास जो है सेम, आइडेंटिकल बोल रहा है, यानी कि मास क्या होगा सेम होगा दोनों का। ठीक, और वो उनका जो म्यूचुअल सेंटर ऑफ मास है, तो उनका जो पूरे दोनों पार्टिकल को मिला के जो सेंटर ऑफ मास है उसके अराउंड वो रोटेट कर रहे हैं। और वो रोटेट किसकी वजह से कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो जो इनका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसी की वजह से ये रोटेट कर रहे हैं ऐसे। तो उनका जो एंगुलर स्पीड होगा पार्टिकल का वो क्या होगा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इक्वेशन लिखते हैं जरा। लेट से अगर ये पार्टिकल जो है अब ये रोटेट करेगा तो इसका रेडियस क्या होगा, इस अपने सेंटर ऑफ मास क्या वो रोटेट करेंगे। पहले तो मास इनका अगर बराबर है तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है एकदम बीचों बीच लाई करेगा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है
अच्छा, डिस्टेंस नहीं पता है, रेडियस दे रखा है कि जो मूव कर रहे हैं उनका रेडियस ए है। तो रेडियस ए है मतलब उनके बीचों बीच, पहले तो ये हमें पता है कि मतलब सेंटर ऑफ मास जो मिड पॉइंट पर लाई करेगा, मिड पॉइंट पर लाई करेगा। तो ये जो मूव करेगा, ये सर्कल में जिस मूव करेगा वो सर्कल क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक। मतलब ये वाला और ये वाला जो है किस, इस ये सेंटर होगा और ये रेडियस बन जाएगा और इसके अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा होगा, ठीक। तो जो रेडियस ये अगर ए दे रखा है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये भी ए और ये भी ए होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a होगा फिर, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस 2a और रेडियस क्या हो जाएगा ए, मतलब यहीं रखा है। तो अगर हम लेट से किसी एक पार्टिकल को चूज करें, लेट से हम इस पार्टिकल को चूज करते हैं और इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इनका बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक। तो जो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है ए, तो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए जो है वो किसके बराबर होगा, इनका जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है उसी के बराबर होगा, क्योंकि वही ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का क्या हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना 2a का द होल स्क्वायर, तो ये बेसिकली 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अपने का ओमेगा कैलकुलेट करना है, तो पहले तो ए को अगर हम इधर भेजें, एम से एम पहले काट कूट करते हैं, ठीक। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, Gm/4a³ हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो अंडर रूट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या, √Gm/4a³, ठीक, √Gm/4a³, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज दिस एंड द हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना इज दिस, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम फॉर द स्टेशनरी कम्युनिकेशन लाइन ऑफ साइट विल बी, क्या होगा। तो जो मतलब ये कम्युनिकेशन का जब क्वेश्चन है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है अगर एंटीना का हाइट मतलब, और उसका जो हाइट किसका, रिसीविंग एंटीना का, लेट है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना का हाइट HT और HR है, तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच का हो सकता है वो क्या होता है, √2 रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना प्लस √2 रेडियस ऑफ अर्थ इंटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, लेट्स उसको D बोल देते हैं, ठीक। तो वही हमें कैलकुलेट करना है कितना होगा, तो बस कैलकुलेट से कर लेते हैं। अब इसको ज़रा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से खोपचे में अगर निकाले तो क्या, ट्वाइस रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो खोपचे में ले सकते हैं बाहर, ठीक, 2r रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, √HT प्लस √HR वैल्यू भी पुट कर देते हैं, √HT मतलब ट्रांसमिटिंग एंटीना का कितना है 180 और 245, तो 180 प्लस रूट ट्रांसमिटिंग एंटीना का, रिसीविंग एंटीना का क्या 245, ये बन जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करें तो क्या, इसमें से क्या खोपचे से बाहर निकाल सकते हैं, 64 का तो 8 बाहर आ जाएगा, 00 का 1 0 बाहर आएगा, इसमें 3 0 है, 2 0 का 1 0 ले लेते हैं, तो 8 00 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 20, ठीक, मतलब 2 ये और 1 0 यहाँ से बचेगा, 2 का 1 बाहर आया था। यहाँ पे क्या √ ये 180 है, ये गंदा नंबर है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, ये जो 20 है उसको अंदर भेज देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक, क्योंकि इसको भी फिर हमें बाहर लेना पड़ेगा, इसमें से भी बाहर, तो एक साथ अंदर भेज के बाहर निकालते हैं। तो अगर हम लेट से मतलब अभी क्या लिखेंगे, अभी तो ऐसा होगा कि √180 प्लस √245, अगर √20 को भी अंदर भेज दें तो क्या बन जाएगा, √18 2 जा 30 00, अच्छा ये तो अच्छा नंबर बन गया, 3600 का 60 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको करें तो क्या 245 और 2 तो 490 हो जाएगा, और उस पर 1 0, ये भी अच्छा नंबर बना। ये सही क्वेश्चन है कि मतलब इसमें जो अंडर रूट का बाहर की चीज़ है वो सामान निकल गया, हम यहाँ से अगर निकालते तो बहुत प्रॉब्लम होता। यहाँ पे 4 मतलब 2√5 इसको लिखते हैं, फिर इसको और फिर वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई करने से बहुत बेनिफिट हो गया, मतलब नंबर अच्छे बन गए, तो अब निकालना आसान है बाहर। तो 800 और यहाँ का क्या 60 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 70 बाहर आ जाएगा, ठीक। ये क्या बना 800 इंटू 70 60 कितना 130, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या 000 पहले तो, और 13 8 से कितना होगा 63 91 63 104, ठीक, 104 पे 000 मीटर, तो इसको किलोमीटर में अगर हम कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 104 किलोमीटर हो जाएगा ये, ठीक।
तो जो मैक्सिमम रेंज होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 104 किलोमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज 5 ईयर, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल डैट वुड डीके इन 15 ईयर्स इज क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे सवाल को ध्यान से देखेंगे। सवाल क्या दे रखा है, मतलब एक तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का हाफ लाइफ दे रखा है, बोलते द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल सैंपल डैट वुड डीके इन 15 ईयर, तो कितना पार्टिकल्स डीके हो जाएगा। तो जो अपना इक्वेशन होता है पहले तो n इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ पे n क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचा हुआ है आफ्टर टाइम t। तो डीके कितना हो गया है, एन नॉट पहले था, अभी n है, तो इतना पार्टिकल्स डीके हो गया है। डेल्टा n इसको लिख देते हैं, इतना डीके हो गया। ठीक, हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो डीके बाई ओरिजिनल कितना था, एन नॉट। तो बेसिकली हमें इसका रेशियो कैलकुलेट करना है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इसके लिए क्या कर दें, अब n इजकल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी, अगर हाफ लाइफ के टर्म्स में यही फार्मूला को लिखें तो यही फार्मूला क्या बन जाता है हाफ लाइफ के टर्म्स में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इजकल टू एन नॉट बाई टू टू द पावर n, जहाँ n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। यहाँ पे हाफ लाइफ के टर्म में देखेंगे क्योंकि हाफ लाइफ 5 दे रखा है, वो 15 ईयर पे पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना हो जाएगा, n की वैल्यू t बाई टी हाफ। ठीक, टाइम कितना दे रखा है 15 ईयर, और हाफ लाइफ कितना है 5, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितना 3 हो जाएगा। ठीक, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये कितना बन जाएगा एन नॉट बाई टू टू द पावर 3, मतलब एन नॉट बाई 8। तो जो अभी बचा हुआ है कितना बचा है, एन नॉट बाई 8। तो डी के कितना हो गया, ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें पुट कर देते हैं ये सब। तो ये मसाला कितना बन जाएगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 8 डिवाइडेड बाई एन नॉट, यही वाला रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ये कितना बन जाएगा, ऊपर एन नॉट 1 माइनस 1 बाई 8 7 बाई 8 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई एन नॉट, तो ये कितना हुआ 7 बाई 8। तो जो रेशियो पूछ रहा है कितना डी के हो गया है 15 ईयर में 7 बाई 8, तो जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मतलब थोड़ा रैपिड फायर राउंड टाइप का करते हैं, मतलब फालतू का बकवास नहीं, बकैती नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं। टाइम की आपके पास भी कमी है, तो फालतू का मतलब इसीलिए थोड़ा स्पीड अप में ले रहा हूँ कि मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें भी करना होगा। ठीक, तो बिना मतलब का वेस्टेज नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, द de Broglie wavelength of electron having kinetic energy E is lambda. If the kinetic energy of the electron is becomes 1e/4 then the de Broglie wavelength will be क्या होगा। ठीक है, तो मतलब de Broglie wavelength इलेक्ट्रॉन का दे रखा है, जिसका एनर्जी E है, उसका वेवलेंथ दे रखा है कितना लैम्डा। तो लैम्डा इजकल टू क्या होता है, मतलब de Broglie wavelength पहले होता है क्या, लैम्डा इजकल टू h/p। तो अगर हमें p एनर्जी के टर्म्स में कैलकुलेट करना हो तो p इजकल टू क्या होता है, h इजकल टू p इजकल टू अंडर रूट ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी इजकल टू क्या होता है पी स्क्वायर बाई 2m। ठीक, तो p क्या हो जाएगा अंडर रूट 2m। ठीक, तो ये लैम्डा हो गया। ठीक, अब बोल रहा है कि अगर एनर्जी को हम e/4 कर दें, ठीक, तो मतलब एनर्जी को e/4 कर दे तो नया वाला लैम्डा क्या हो जाएगा, तो लेट से लैम्डा जो है लैम्डा डैश हो गया। ठीक, एनर्जी कितना हो गया अब अंडर रूट 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e/4, तो 4 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 4 जो है वो ऊपर आ जाएगा, उसको 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एच बाई अंडर रूट 2m बन जाएगा ये। तो बेसिकली ये 2 इंटू पुराना वाला लैम्डा हो गया, ये जो मसाला है, ये मसाला क्या है पुराना वाला लैम्डा है, तो ये पुराना वाला लैम्डा हो जाएगा। ठीक, तो जो लैम्डा डैश है वो क्या 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा डैश 2 लैम्डा के बराबर हो गया 3, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखो अभी हमारे पास तो बहुत टाइम है, आपके पास टाइम की कमी है, तो मतलब चीज़ें इसीलिए फास्ट कर रहे हैं, हम तो वेले वैसे ही बैठे हुए हैं जितना देर बोलोगे वैसे ही फालतू का करते रहेंगे, बकवास पढ़ाई करते रहेंगे, पर आपका टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए चीज़ें थोड़ा फास्ट करते हैं। ठीक, कमेंट्स में बताओ कि अगर अगला वीडियो से स्लो करना है या फिर और भी फास्ट करना है, या क्या स्टेटस है, कैसा ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है इन द सेंस की चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है, या इससे और भी थोड़ा फास्ट करें और थोड़ा स्लो करें, और मतलब कहाँ मेरा ये स्ट्रेटजी होता है कि मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी पता है काफ़ी वेल नोन है उसको थोड़ा फास्ट कर ले, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है वहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अगर कुछ नया आया या फिर जहाँ लगे कि हाँ यहाँ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए तो यहाँ कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए ताकि चीज़ें ये क्लियर हो। ये फ्रीक्वेंसी इसका कम है, मतलब बहुत कम बार आपने
पहले पढ़ रखा होगा, ये नया नया चीज़ है या फिर इसको कम बार सॉल्व कर रखा होगा, वो चीज़ें हम मतलब उस पर थोड़ा स्ट्रेस देंगे। अब ये जो है P=2m, ये बहुत बार आपने सॉल्व कर रखा होगा, ठीक। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया होता है तो वहाँ पे हम फोकस करके उसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं, ठीक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि फॉर डिजाइनिंग अ वोल्टामीटर ऑफ रेंज 50 वोल्ट and an ammeter of range 10 milliampere using a galvanometer which has a coil of resistance 54 ohms shown a full scale deflection for 1 milliampere as shown in the photo। तो वोल्टामीटर के लिए कितना रेसिस्टेंस होगा, एम मीटर के लिए कितना रेसिस्टेंस लेना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक। मतलब ये फ्रीक्वेंसी इसका कम है, मतलब बहुत कम बार आपने इसका क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रखा होगा। तो लेट से कोई एक गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का कुछ लेट से रेसिस्टेंस होगा, लेट से कुछ Rg बोल देते हैं गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, ठीक। अच्छा, अब इसको अगर हमें वोल्ट मीटर में बनाना है तो वोल्ट मीटर के लिए क्या करते हैं हम, एक सीरीज में हम काफ़ी हाई रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, ठीक, इसको वोल्ट मीटर में बनाने के लिए। तो लेट से हमने इसके अगर इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसके सीरीज में हमने एक रेसिस्टेंस R कनेक्ट किया, ठीक। अब ये जो वोल्ट मीटर बना, तो वोल्ट मीटर बना और उसका मैक्सिमम वोल्टेज कितना होना चाहिए, 50 वोल्ट होना चाहिए, ठीक। लेकिन इस एम मीटर के थ्रू इस वोल्ट मीटर के थ्रू करंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना ही करंट जा सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा करंट गया तो इसका रेसिस्टेंस जो है ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब जड़ जाएगा, ठीक। तो डैमेज हो जाएगा, तो हम वो नहीं चाहते हैं। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 10⁻³ करंट इतना ही है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए V = क्या, IR। तो करंट तो फिक्स है, अब रेसिस्टेंस दोनों को मिला के कुछ ऐसा होना चाहिए, सीरीज में है तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड अप हो जाएगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू क्या, 50 वोल्ट, जो कि हमें बनाना है। इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर कर सके 50 वोल्ट का, ठीक। तो ये हो गया। और अगला क्या, अच्छा, रेसिस्टेंस ऑफ कॉइल दे ही रखा है, मतलब Rg की वैल्यू दे रखा है 54, यहाँ पे जो रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है उसका रेसिस्टेंस दे रखा है 54। तो हमें कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा कि वोल्टमीटर में कितना चाहिए। तो लेट से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसको उधर भेजे तो 1000, इधर 54 प्लस कैपिटल R = 50 × 1000। अब कैपिटल R क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस 54, तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 के आसपास ही रहेगा। यहाँ पे जो आंसर दे रखा है वो भी अप्रॉक्सीमेट में ही दे रखा है कि R की वैल्यू 50 किलो ओम, किलो मतलब 1000, ठीक। तो 50 मतलब 50,000 में से 54 घटाए तो कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। तो जो कैपिटल R की वैल्यू होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 ओम ही होगा। इसको हम 50 किलो ओम भी लिख सकते हैं, ठीक। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए जो रेसिस्टेंस चाहिए वो तो 50 किलो ओम चाहिए, यानी कि ये वाला तो करेक्ट हो गया, ठीक, वोल्ट मीटर के लिए। एम मीटर के लिए क्या होगा, तो एम मीटर में हम क्या करते हैं कि एक पैरेलल में काफ़ी कम रेसिस्टेंस वाला रेसिस्टर कनेक्ट करते हैं, जिसको शंट बोलते हैं, ठीक। तो लेट से एम मीटर बनाने के लिए हमने एक रेसिस्टर इसमें कनेक्ट किया, उसको RS यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको शंट बोलते हैं, तो RS से रिप्रेजेंट किया जाता है। पर लेट से यहाँ पे हम RA बोल दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे RA रेसिस्टेंस है। अब इसको कनेक्ट कर दिए तो करंट, इससे मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, उसके लिए क्या दे रखा है यहाँ पे 10 मिली एम्पियर का, कि 10 मिली एम्पियर का मैक्सिमम करंट ये जा सके। तो अगर 10 मिली एम्पियर का करंट जा रहा है और हम जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना जाएगा, 1 मिली एम्पियर ही जा सकता है इसमें मैक्सिमम करंट। तो लेट से अगर हम इधर 10 मिली एम्पियर भेज रहे हैं, 10 मिली एम्पियर, तो इसमें करंट कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं दिस रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, दैट विल बी इक्वल टू करंट इन दिस। तो मतलब बेसिकली यहाँ अगर डायग्राम में बनाऊँ, इसका एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, तो फार्मूला आप रट लो, उससे हो जाएगा। या फिर अगर समझना है कि कैसे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे अलग प्रॉब्लम्स में भी यूज होता है, इसलिए हम इसमें जो बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, ठीक। और इसमें एक मैं फार्मूला लिखने वाला हूँ, वो ध्यान में रखेंगे, ठीक। लेट से ये RA है, ठीक, और ये RG है। हम यहाँ से लेट से अगर I0 करंट भेज रहे हैं, तो लेट से इसमें जो करंट गया उसको मैं IG बोल रहा हूँ, और इसमें जो करंट जाएगा लेट से उसको IA बोल रहे हैं। तो जो IG करंट होगा वो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। जैसे IG जो करंट होता है वो टोटल करंट इनटू दूसरे वाले का रेसिस्टेंस। हम अगर इसमें करंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो दूसरे वाला रेसिस्टेंस मतलब RA डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस, दोनों का सम RG + RA, ठीक।
वैसे ही अगर हमें इसमें करंट कैलकुलेट करना होता है, लेट्स से उसको हम आई ए बोल दे रहे हैं, तो आई ए का वैल्यू क्या होता है, आई नॉट इंटू ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऑफ आर जी बाई आर जी प्लस आर ए। ये बहुत जगह न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलता है कि दो रेसिस्टर कनेक्टेड होते हैं पैरेलल में, कुछ करंट जा रहा है तो करंट कैसे डिवाइड होता है वो हमें ध्यान में रहना चाहिए, तो उसका ये फॉर्मूला होता है, वो याद रखेंगे। ठीक, अब इसमें हम ये चीज़ें यूज करने वाले हैं। हमें आई जी की वैल्यू पता है कि जो इसमें करंट मैक्सिमम करंट जो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टर है उसमें जो जा सकता है वो 1 मिली एम्पियर का है। ठीक, तो इसमें आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट हमें उसमें कितना भेजना है, 10 मिली एम्पियर का। 10 मिली एम्पियर मतलब 10 × 10⁻³ 10 × 10⁻³ एंड दैट इज इक्वल टू आर ए हमें कैलकुलेट करना है कि कितना रेसिस्टेंस कनेक्ट किया जाए भाई आर ए प्लस आर जी की वैल्यू दे रखा है 54 ओम का। ठीक, तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है 54। ठीक, तो बस ये अपना एक्सप्रेशन बन गया, यहाँ से हम आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ खत्म, ये बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये जो मसाला है इसको इधर लेके आए तो सिंपल क्या बन जाएगा, आर ए प्लस 54 और उधर क्या है 10 आर ए, ये बन जाएगा 9 आर ए। तो आर ए इजकल टू 54/9, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, तो 6 ओम हो जाएगा। ठीक, तो जो आर ई की वैल्यू होगी क्या, 6 ओम हो जाएगा, मतलब 6 ओम का रेसिस्टर कनेक्ट करना पड़ेगा एम मीटर के लिए, सी ऑप्शन। ठीक, तो जो करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ए और सी मतलब हो रहा है, तो क्या ए और सी जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो होगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो मतलब सवाल कंप्लीट हुआ। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी इसलिए थोड़ा सा पूरा एक्सप्लेन करके किए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्लास्क कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड आर्गन इन द रेशियो 2:1 बाई मास। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द टू गैस इज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, ये बात ध्यान देंगे। पर मोल जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 आर टी, जहाँ पे आर कांस्टेंट होता है, 3/2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, ये पर मोल हो गया। अगर पर हमें मॉलिक्यूल चाहिए, पर मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या, ये एक मोल में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एन है एवोगाड्रोज नंबर, तो इसको एन से डिवाइड कर दें, मतलब एवोगाड्रोज नंबर 6.022 × 10⁻²²। ठीक, तो ये पर मॉलिक्यूल मिल जाएगा। फ़र्क अपने को मतलब इस पे है कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर ये मोल था, अब ये मॉलिक्यूल बन चुका है। ठीक, जो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, जो यहाँ पे पूछ रहा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे, ना कि मास वगैरह जो दे रखा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है रेशियो, मास का रेशियो दे रखा है कितना रेशियो में, तो उस पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा। वो डिपेंड किस पर करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। तो जो हाइड्रोजन और आर्गन दे रखा है तो उनका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल होगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। और जो टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, क्योंकि वो जो कंटेनर का मिक्सचर का टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल दोनों का सेम होगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, तो कभी कभी भरमाने के लिए फालतू का डेटा भी दे सकता है। जेईई मेंस में खास करके ये होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मतलब ऐसे होते हैं, बहुत सारे का मतलब है कि पेपर में एक दो प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं हर पेपर में कि फालतू का डेटा उसमें दे रखा है, उस डेटा का ज़रूरत ही नहीं है, तो जैसे इस डेटा का कुछ काम ही नहीं है, अब इसका यूज करके कुछ करने लग गए तो फिर वाट लग जाएगी एग्जाम में, मतलब। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि गिवन विल वाला टू स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज स्मॉलर देन द लीस्ट रेसिस्टेंस यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन। जी नहीं, बिल्कुल गलत है, ये क्लास 10th में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होता है, ठीक, ना कि कम होता है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जी नहीं, रेसिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी मटेरियल का इंटरनल इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है उसका, और वो उसका टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे रेसिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R=ρL/A, उसमें ये जो रो होता है उसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो ये वाला जो रेसिस्टिविटी होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, ऐसा हमें बताया जाता है।
पर ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ उस मटेरियल का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चेंज होते हैं। सेमीकंडक्टर में वो नंबर्स मतलब जो बॉन्ड होता है मतलब बैंड होता है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ, तो रेसिस्टिविटी जो होता है वो घट जाता है, ठीक। रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला भी होता है एक, जैसे जो ओम्स लॉ होता है एक, क्या, भी इजकल टू सिग्मा ई, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी और सिग्मा मतलब इजकल टू क्या 1/ρ रेसिस्टिविटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है Ne² टाउ बाई एम, Ne² टाउ बाई एम। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये Ne², हाँ इलेक्ट्रॉन ही होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए रेसिस्टिविटी का ये फॉर्मूला हो गया, मतलब रेसिस्टिविटी को पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो रेसिस्टिविटी के मतलब बेसिकली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कितना है। तो इस मामले में रेसिस्टिविटी जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हालांकि सिंप्लिसिटी में आपको जेईई मेंस लेवल पे बस इतना जानना है कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एडवांस में ये सब प्रॉब्लम्स मतलब इक्वेशंस यूज होते हैं, पर मेंस लेवल पे तो बस यही जान लो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसी से हो जाएगा। तो ये बोल रहे हैं नहीं होता है, तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स। जो सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और कैमरा को चालू करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ अर्थ इज, क्या होगा। अच्छा, अब इसमें किसी बॉडी को किसी ऐसे हाइट से रिलीज किया गया, कुछ ऐसे हाइट से कि जो हाइट था वो क्या रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था। तो जब वो बॉडी, जो बॉडी यहाँ पे रिलीज किया गया, वो बॉडी जब यहाँ पे पहुँचेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, जो किस वेलोसिटी से वो अर्थ को स्ट्राइक करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो चेंज इन बेसिकली जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वही, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। तो वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं, मतलब बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हियर इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हियर। अब लेट से इसको ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं। ए पे अगर मैकेनिकल एनर्जी लिखे तो काइनेटिक एनर्जी 0, वहाँ से ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -gm1m2/r। तो मतलब बेसिकली माइनस बन जाएगा ये g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। एक तो ये रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट भी रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। मैकेनिकल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अगेन -gm1m2/r, तो माइनस और प्लस मिल के ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट लिख लेते हैं, gm1 मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन देम सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से ½ mv² क्या हो जाएगा, तो ऐसा ½ mv² जो होगा इस पूरे मसाला को इधर भेजे तो वो प्लस में जाएगा, तो gmem/re, ठीक। और माइनस ये वाला मसाला, अब इन दोनों मसाला को अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो मसाला है वो कॉमन ले सकते हैं, तो 1 - 1/2 बचेगा बेसिकली। इधर आइए आया, उसमें से पूरा का पूरा मसाला बाहर ले लिए तो 1/2 बचा, और इस मसाले में क्या बचा 1/2 सिर्फ, तो 1/2, ठीक। तो थोड़ा सा डायरेक्ट ऐसे करेंगे एग्जाम्स में भी ताकि टाइम सेव होगा, फालतू की चीज़ें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसे करने में तो पूरा लिख सकते हो, मतलब गलत ना करो, उससे तो बेहतर है कि थोड़ा टाइम लेके सही कर लो, ठीक। तो या तो आप पूरा लिख के थोड़ा टाइम लेके सही कर लो, अगर कंफर्टेबल हो ऐसे तो थोड़ा फास्ट कर लो, टाइम सेव होगा तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कर पाओगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, gmem/2/re दैट इज इक्वल टू ½ mv²। ये काट कुट करे तो हाफ से ये हाफ कैंसिल, m से m कैंसिल, v²। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 सिर्फ g मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे जो दे रखा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में दे रखा है, ठीक। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g इक्वल टू gme/re²। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है।
इसको और इसको गौर से देखें तो इसमें क्या मिसिंग है, रेडियस ऑफ अर्थ को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वाला जो मसाला है वो मसाला क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा जी, और एक रेडियस ऑफ अर्थ मतलब ऊपर आएगा तो वो रेडियस ऑफ अर्थ को यहाँ पे सिंपल आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, ऊपर ऑप्शन में हम आर ई लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो भावनाएं हम समझेंगे किस भावनाओं से हम चल रहे हैं। तो हमारी भावनाओं में ये जो आर है वो आर ई के बराबर है, ठीक। तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू ए कॉइल ऑफ रेसिस्टेंस 6 ohm through a switch drive a constant current in the circuit, the switch is open in 1 millisecond, okay, the EMF induced across the coil is 20 volt, the inductance of the coil is क्या होगा, ठीक है। तो मतलब बेसिकली सवाल क्या दे रखा है कि एक कॉइल है, उस कॉइल को किसी बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, और बोल रहा है कि जो कॉइल है उसका रेसिस्टेंस, खुद का रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम का है। तो करंट इसमें कितना जाएगा पहले, तो आई की वैल्यू क्या, V बाई आर 12/6, तो 2 एम्पियर जो होगा वो करंट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 1 मिली सेकेंड में जो सर्किट है उसको ओपन कर दिया गया, ओपन कर दिया गया मतलब करंट जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन करंट कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल करंट जीरो हो गया, इनिशियल करंट ये था, टाइम ये लगा, ठीक ठीक है। अब बोला कि द इंड्यूस्ड, उसके वजह से जो EMF इंड्यूस्ड हुआ इसमें कितना, 20 वोल्ट का EMF इंड्यूस्ड हुआ, तो इंडक्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इंड्यूस्ड EMF का पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF क्या, d∅/dt, चेंज इन पोटेंस, चेंज इन फ्लक्स बाई टाइम, ठीक, d∅/dt। यहाँ पे फ्लक्स जो होता है वो क्या, Li के बराबर होता है, जहाँ L क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक, या फिर इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये बन जाएगा L/di/dt, L तो कांस्टेंट होता है, कॉइल का जो इंडक्टेंस जो होता है वो कॉइल का होता है, कॉइल कांस्टेंट है तो L भी कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिक बन गया di/dt, di/dt मतलब क्या, चेंज इन करंट बाई टाइम। अब यहाँ पे जो टाइम लगा है वो कितना, 1 मिली सेकेंड का, चेंज कितना हुआ है, पहले 2 था अब 0 हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 2 - 0। तो बेसिकली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L डेल्टा I बाई डेल्टा टी, ठीक। तो डेल्टा I की वैल्यू क्या, L डेल्टा I 2 - 0, और करंट कितना, 1 मिली सेकेंड, टाइम कितना, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड मतलब 1 × 10⁻³ एंड दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 वोल्ट। तो बस 20 वोल्ट इज इक्वल टू L × 2/10⁻³ तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से ये 10 टाइम्स में इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 10⁻² बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे जो आंसर है वो क्या दे रखा है, मिली में दे रखा है, तो मिली में दे रखा है तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10, ये पूरा मिल के क्या बन जाएगा, 10⁻³ मतलब मिली, तो 10 मिली हेनरी जो इंडक्टेंस होगा वो हो जाएगा, ठीक। तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। तो सवाल कंप्लीट हुआ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल बोल रहा है ए वायर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज क्लैम्प्ड रिजिडली एट वन एंड, ओके, when the other end of the wire is pulled by a force F, its length increased by L. Another wire of the same material of length 2L and radius 2R is pulled by force 2F, ठीक है। Then the increase in length will be क्या होगा। यहाँ पे दो कहानी दी जा रही है। एक कहानी में क्या है कि एक वायर है जिसका लेंथ जो है वो L है और रेडियस R है, इसको किसी फोर्स से खींचा जा रहा है, F फोर्स से खींचा जा रहा है, और बोला जा रहा है कि इसमें जो इंक्रीज इन लेंथ हुआ वो L लेंथ इंक्रीज हो गया। मतलब इस फोर्स लगाने की वजह से पहले L लेंथ था, स्मॉल था, लेट्स से स्मॉल ही ले लेते हैं कि पहले स्मॉल L लेंथ का था, इस पर फोर्स जब F लगाया गया तो और फर्दर L लेंथ वो इंक्रीज हो गया, ठीक। तो ये कौन सा, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला फॉर्मूला है। तो हम क्या जानते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लिखे इक्वेशन, स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, जहाँ पे वाई क्या यंग्स मॉडुलस होता है, तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एरिया, एरिया मतलब क्या, πr² एंड दैट इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, L लेंथ से वो इंक्रीज हो गया है, तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, L, ओरिजिनल लेंथ क्या था, L, तो ये हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये इक्वेशन बना, मतलब बेसिकली F इजिकल टू क्या, πr² इंटू वाई, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। अब दूसरी कहानी क्या दे रखा है, दूसरी कहानी में बोल रखा है कि एक दूसरा वायर है जो कि सेम मटेरियल से बना हुआ है, लेकिन अब जो इस वायर का जो क्या है, रेडियस और लेंथ दोनों ही डबल कर दिया गया। मतलब लेंथ भी लेट से ऐसा बना देते हैं कि 2L कर दिया गया और रेडियस 2R कर दिया गया,
लेकिन फोर्स, अच्छा फोर्स भी डबल कर दिया गया, फोर्स अब कितना लग रहा है 2F लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल F लिखा है, यहाँ पे स्मॉल f दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको स्मॉल हम मान लेंगे, भावनाओं से चलेंगे, ठीक। तो अब अगर स्ट्रेस इजकल टू वाई इंटू स्ट्रेन लिखे तो अब क्या हो जाएगा, स्ट्रेस कितना, फोर्स बाई एरिया, एरिया मतलब पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू स्ट्रेस इजकल टू वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है 2l। अब चेंज इन लेंथ कितना होगा वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या करें, एफ की वैल्यू ऊपर वाले से उठा के इसमें डाल देते हैं, ठीक। तो वो अगर करे तो कितना बन जाएगा 2, एफ की वैल्यू उठाए तो पाई आर स्क्वायर इंटू वाई बाई पाई इंटू 4r स्क्वायर, ठीक, ये 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाई 2l, ठीक। अब यहाँ से कुछ काट कूट करे तो क्या बनेगा, भाई पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से आर खत्म, 2 से 2 टाइम्स में, और ये 2 से ये 2 टाइम्स में, वाई से वाई खत्म, तो जो डेल्टा एल बाई एल है वो 1 के बराबर हो गया। तो जो डेल्टा एल है वो क्या हो गया, सिंपल एल के बराबर, यानी कि इसमें भी जो चेंज इन लेंथ होगा वो एल के बराबर ही होगा, ठीक, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक। फ्लो में नहीं जाएंगे कि सब में ट्वाइस 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 कर दिया तो लेंथ भी ट्वाइस हो जाएगा, एकदम तुक्का मारते हैं लोग जो, तो तुक्का ऐसे मारोगे तो गलत ही होगा, मतलब दिख रहा है, ठीक। ज़्यादा तुक्काबाजी नहीं, जेई मेंस में तो खास करके ज़्यादा तुक्काबाजी मत करो, +4 -1 होता है, वो वेटेज है, एक एक मार्क्स का बहुत वैल्यू है, तो कॉन्फिडेंस लेवल कितना है उसके अनुसार देख के तुक्का मारो, 90+ कॉन्फिडेंस लेवल होगा तभी तुक्का मारो, वरना उसके पहले तुक्का नहीं, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 2 सेकंड इज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दे रखा है, हमें क्या पूछ रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 2। तो एक्स का एक्सप्रेशन से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, v इक्वल टू क्या, dx बाई dt, क्या डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर का 2t, तो 5 इंटू 2 10t माइनस 4t का 1 हो जाएगा, और 5 जो है वो मर जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब ये वेलोसिटी में t इक्वल टू 2 सेकंड पे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल 10 इंटू 2 माइनस 4, 20 माइनस 4 कितना 16 मीटर पर सेकंड यूनिट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, मतलब 2-2 लाइन का क्वेश्चन होता है जेईई मेंस में, इससे ज़्यादा होता ही नहीं है, 2 से कभी जाएगा ही नहीं। ये भी 2 लाइन का ही था, मतलब एक लाइन यहाँ पे और एक लाइन यहाँ पे, ये तो मैं समझाने के लिए एक एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया, ठीक ना, 2 लाइन से ज़्यादा जाएगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, जा सकता है कोई कोई, ठीक, फालतू मजाक था पता है। द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम टी इज गिवन बाई दिस, द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई द पार्टिकल इज क्या होगा, ठीक है। तो मतलब पोजीशन वेक्टर दे रखा है और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा वो पता करना है। तो फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए क्या, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम पता कर लेंगे, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स होगा, ठीक। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दे, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, पहले डिफ्रेंशिएशन में ही मर जाएगा, ये खत्म। इसका पावर कितना है 10t है, टी की पावर 1 है, तो 1 एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t 1 बन जाएगा, दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक। ये 2 बार क्षमता रखता है जीने की। तो एक बार टी स्क्वायर है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t होगा, फिर दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बचेगा, तो वो सिर्फ बचेगा, तो 2 इंटू 50 क्या हो जाएगा 30 बन जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या 30 जे कैप हो जाएगा, वो एक तरह से कांस्टेंट ही आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन आया वो ये आया, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, जे डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव वाई और पॉजिटिव है, ये भी ध्यान देंगे, जे मतलब वाई और पॉजिटिव वाई, तो पॉजिटिव वाई एक्सेलरेशन उधर है तो फोर्स भी उधर ही होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये मतलब अपना सही हो गया, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल वो दे रखा है, अगला सवाल क्या दे रहा है, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉरेस्पॉन्डिंग टू वेवलेंथ रेंज क्या होगा, ठीक है। मतलब लिस्ट 1 में ये दे रखा है कि मतलब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम दे रखे हैं बेसिकली, और सेकंड में उनका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दे रखा है, ठीक। चूज द करेक्ट आंसर, अब करेक्ट कौन सा होगा, तो अब दुविधा में नहीं फंसना है कि अरे हमें तो एक्सरे का रेंज ही नहीं याद है कि एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है उसका रेंज क्या होता है, इतना दुविधा में नहीं फंसना है। इसमें देखना क्या है कि जैसे ये तो पता है ना कि एक्सरे का एनर्जी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ये तो इतना तो एटलीस्ट आइडिया होगा
कि रेंज क्या होता है। जैसे इसमें हाई सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होता है, माइक्रोवेव का, तो मतलब सबसे कम एनर्जी होता है। ठीक, मतलब अगर हम वो ग्राफ थोड़ा सा देखें तो अगर एक्स मतलब ये विजुअल हो गया, विजुअल के एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या देखें तो ये विजुअल, विजुअल के बाद अल्ट्रा वायलेट, उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उससे ज़्यादा एनर्जी मतलब होता है एक्सरे का, उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक, माइक्रोवेव तो बहुत कम एनर्जी होता है, ऐसे कुछ होता है, इतना तो एटलीस्ट आइडिया होगा। ठीक, तो एक्सरे का एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, एक्सरे का एनर्जी सबसे ज़्यादा, यानी कि उसका वेवलेंथ जो होगा वो सबसे कम होगा। ये तो इतना तो बैठ रहा है। तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा। सबसे कम इसमें कौन सा रेंज है अब वो देखेंगे। तो सबसे कम रेंज कौन सा है, ये सेकंड वाला दिख रहा है, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर। तो जो एक्सरे का मैच होगा वो क्या 2 बन जाएगा। ठीक, तो मतलब एक्सरे का मैच ये 2 हो गया। ठीक, वैसे ही अब आप एक तो ये कर सकते हो कि रिजेक्शन मेथड यूज कर सकते हो, जैसे कि सी का 2 कन्फर्म है, तो सी का जो 2 नहीं है वो रिजेक्ट हो गया, ये इसमें 2 है इसमें 2 है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गया, तो ये खत्म। अब बचा क्या, डी का सेम ऑप्शन है वो चेक नहीं करेंगे, बी का अलग अलग ऑप्शन है तो वो चेक कर लेते हैं, या फिर ए का भी अलग अलग ऑप्शन है वो चेक कर लेते हैं। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव का एनर्जी क्या है सबसे कम है, यानी कि वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा। तो वेवलेंथ इसका सबसे ज़्यादा, कौन सा वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। अब यूनिट का भी ध्यान देंगे, यहाँ पे देखो यूनिट नैनोमीटर भी दे रखा है और मिलीमीटर भी यहाँ पे दे रखा है। ये एम एन दे रखा है, ये कुछ गलत है, एन एम देना चाहिए था, 1 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, तो ये कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक, मतलब मैंने भी तो इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो जिस भी बुक से किया है मतलब उसमें गलती है। ठीक, तो ये क्या है, मतलब 4 वाला ऑप्शन में क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, ये मीटर टू मिलीमीटर, ये सब तो नैनोमीटर में है तो बहुत छोटा है, ये सबसे बड़ा है। ठीक, तो सबसे बड़ा है तो माइक्रोवेव का क्या हो जाएगा 4th वाला, तो माइक्रोवेव ए का 4th वाला, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो सिर्फ 2 का ही चेक करके आप करेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बाकी का मैच कर सकते हो, जैसे कि अगर बाकी का मैच करें तो अल्ट्रा वायलेट क्या है, एक्सरे के कम होता है अल्ट्रा वायलेट। ठीक, तो एक्सरे से कम एनर्जी होता है तो एक्सरे से थोड़ा ज़्यादा वेवलेंथ होगा उसका, तो जो सेकंड सबसे छोटा वाला होगा उसका अल्ट्रा वायलेट होगा। तो उससे छोटा कौन है, मतलब इससे कम छोटा थोड़ा कौन है, तो 1 से ये 10⁻³ यहाँ पे देखा जाए तो 1 से लेकर के 700 नैनोमीटर। ठीक, और इसमें क्या है 400 से 1, अच्छा तो ये 400 से 1 है और ये 1 से 700, तो छोटा रेंज कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। ठीक, तो 4th वाला क्या हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट का। ठीक, तो बी का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी का फर्स्ट होना चाहिए, ये है क्या इसमें, बी का फर्स्ट है, तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब बाकी बचा जो एक तो होगा ही। ठीक, तो ये मतलब सही हो गया। ठीक, तो बस इसमें क्वेश्चन इतना ही, 15 क्वेश्चन ही करते हैं, जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन होगा उसको अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक, तो जो उसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, तो उसमें जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे। ठीक, बाकी पढ़ाई करते रहें। ठीक, हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, हेल्थ इसमें डाउन नहीं होना चाहिए, अभी थोड़ा स्ट्रेस होगा, इधर उधर की चीज़ें ना सोचें और फालतू किसी बात पे अभी ध्यान नहीं देना है, किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, चुपचाप अपना जो बेस्ट हो सकता है वो करना है। ठीक, हो रहा है नहीं हो रहा है मतलब सब बात की चीज़ है, अभी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है कि आपको अपना वाला बेस्ट देना है, जितना 100% अपना कर सकते हो वो करो, जो भी 100% दे सकते हो उतना दो, बाकी क्या होगा नहीं होगा वो होने के बाद देखेंगे। ठीक, अभी नहीं। ठीक, अभी काम अपना क्या है करना, अभी हम करेंगे। ठीक, तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ठीक।